हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से आजकल जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड एलटी 2024 की फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन। आज मैं आपको लेके आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो हमारी यूनिट फिफ्थ है, उसकी फिफ्थ क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था रोल एम और सारी चीजें किससे रिलेटेड, प्रिंसिपल से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे, सारी चीजें वही होती हैं, बस टीचर से कैसे रिलेटेड है। तो यानी शिक्षक तथा प्रबंधन में शिक्षक के कार्य और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको टेक्निकल चीजें समझनी है कि अगर आप टीचर्स बन जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कि एक्चुअल में टीचर्स की भूमिका क्या है, या रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या जिम्मेदारी क्या है। तो क्या है, देखें, एक शिक्षक की जिम्मेदारी आमतौर पर उनके पढ़ाने तरीके पर निर्भर करती है। पढ़ाने के तरीके पर निर्भर करती है। तो जो भी शिक्षक की जिम्मेदारियां हैं, आमतौर पर वो किस पे निर्भर करती है, उनके पढ़ाने के तरीके पे। अगर एक शिक्षक जो है वो जिम्मेदार होगा तो उसकी जो झलक है उसके पढ़ाने के तरीके में दिखेगी। ये पेशेवर शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की शैली, टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिनसे छात्रों को विषय बहुत ही सरल तरीके से समझ आ जाए। तो सबसे पहला काम देखिए शिक्षक का है। जैसे मैंने प्रधानाचार्य का पहले काम बताया था कि उसको प्रबंधन करना है, शिक्षक का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कार्य है पढ़ाना। तो अगर आप दक्ष हैं पढ़ाने में, तो क्या होगा कि आपको जो है अपनी शैली और टेक्निक का उपयोग करके छात्रों को अपने विषय को इतना सरल बना के समझाना है कि वो अच्छे से जल्दी जल्दी समझ पाए। आजकल सभी टीचरों के पास कुछ विषयों पर एक्सपर्ट नॉलेज भी होती है और इन विषयों को बहुत ही सरल भाषा में समझाने में माहिर होते हैं। देखिए, हर एक टीचर जो है अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। उसके पास सब्जेक्ट का कंटेंट होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ जो है उसको साइकोलॉजिकल मेथड्स पता होने चाहिए पढ़ाने के। और इम्पॉर्टेंट चीज है कि उसको जो है व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक शिक्षक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए कि एक शिक्षक की कुछ प्रमुख जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी है नॉलेज देना। नॉलेज देना यानी ज्ञान देना। सबसे महत्वपूर्ण, मैंने आपको कहा कि आपका काम है, अगर आपको चार ऑप्शन दिए जाएं और उसमें उपरोक्त सभी ना हो और ज्ञान देना उसमें पहला ऑप्शन हो, तो वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको नॉलेज देना आना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नॉलेज यानी ज्ञान देना है। इसके अतिरिक्त छात्रों को सही गाइडेंस देना, यह सुनिश्चित करना कि उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों को छात्र समझ रहे हैं, ये भी टीचर की एक जिम्मेदारी है। देखिए, आप ऐसा ना हो कि आप ज्ञान देते चले जा रहे हैं लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। तो आपको एक तो बच्चों को ज्ञान देना है, दूसरा क्या है, सही गाइडेंस देनी है, और साथ में जो है इसका भी मूल्यांकन करना है कि बच्चों को कितना समझ आया। बच्चों को समझ आया या नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर दूसरा है, देखिए, कोर्स को समझना। नॉलेज देने के साथ साथ आपको पाठ्यक्रम का भी पता होना चाहिए। एक शिक्षक का पहला काम यह होता है कि वो पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से समझे। पाठ्यक्रम को अच्छे से समझकर ही वह छात्रों को आसानी से समझा सकता है। शिक्षक पाठ्यक्रम को समझने के लिए कई तरह के प्लान बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था माइक्रो टीचिंग, ऐसी जो है मैक्रो टीचिंग होती है। मैक्रो टीचिंग जो है बीएड के दौरान सबने की होगी, जो आपका फील्ड टीचिंग भी कहते हैं। तो फील्ड टीचिंग इसीलिए कराई जाती है ताकि बच्चा जो है वो प्लानिंग को अच्छे से समझ सके। चलिए तीसरे कार्य की तरफ बढ़ते हैं। सीखने के अनुभव को सरल और आकर्षक बनाना वर्तमान शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण पाठ है। वर्तमान शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि आपको अपने सीखने के अनुभव को सरल और आकर्षक बनाना है बच्चों के लिए। तो क्या है, देखिए, हम सभी जानते हैं कि हर छात्र को सीखने की अलग अलग क्षमता होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ चीजों को बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो चीजों को थोड़ा धीमे सीखते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबकी क्षमता अलग अलग होती है। एक शिक्षक की यह जिम्मेदारी होती है कि कक्षा जो भी विषय पढ़ाया जा रहा है वह प्रत्येक छात्र के समझ में आना चाहिए। अब आपने ऐसा नहीं हुआ कि आगे के दो बच्चे जो पढ़ने में अच्छे थे उनको जो है आगे बढ़ा दिया और बाकी पीछे वाले पीछे रह गए। तो हमेशा आपको अपनी क्लास का सामंजस्य इस तरह से बिठाना है कि कक्षा का प्रत्येक बच्चा आपकी पढ़ाई गई चीज को समझ सके और आपके विषय में दक्षता हासिल कर सके। तो सबको साथ लेके और सबको अपने अलग अलग स्पीड से सीखने की गति के अनुसार ही सिखाना चाहिए। तो इसमें क्या काम करेगा, इसमें काम करेगा सीखने के अनुभव को सरल और आकर्षक बनाना। अगर आपकी क्लास आकर्षक होगी, आकर्षक ऐसा नहीं कि आप कपड़े अच्छे पहन के जा रहे हैं, आकर्षक का मतलब होता है कि आपका जो कंटेंट है वो आकर्षक होना चाहिए बच्चे को। देखिए, बच्चे की सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बच्चे को पढ़ाते टाइम आपको ध्यान देनी है वो है एकाग्रता। और एकाग्रता तभी आएगी अगर आपका जो शिक्षण मटेरियल है वो आकर्षक है। तो अब बढ़ते हैं आगे अगले पार्ट की तरफ। रोल मॉडल की तरह काम करना, शिक्षक को हमेशा एक रोल मॉडल की तरफ काम करना होता है। देखिए, विद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग है शिक्षक, क्योंकि शिक्षक जो है प्रधानाचार्य, आपने देखा होगा जितने भी गुण देखे उसमें ज्यादातर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की तरफ बात करते हैं। शिक्षक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है स्टूडेंट से। विद्यालय खोले किसके लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए। सारे प्रशासनिक कार्य किसके लिए हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट से अगर शिक्षक का डायरेक्ट कांटेक्ट है तो इसका मतलब शिक्षक एक महत्वपूर्ण कड़ी है स्टूडेंट के लिए। और अगर शिक्षक अपना रोल मॉडल की तरह कार्य करेगा तो वह जो है एक अच्छे शिक्षक से निभा सकता है। अब क्या होता है, देखिए ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि टीचर अपने सभी स्टूडेंट को अच्छे से जानता है। विद्यालय का प्रिंसिपल किसी बच्चे को जाने ना जाने, लेकिन टीचर जो है वो हर एक बच्चे को क्या होता है, जानता है। तो आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं, इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप जैसा करेंगे आपके बच्चे भी, या मतलब बच्चे मीन्स स्टूडेंट्स भी वैसा ही करेंगे। तो आपको एक अच्छा रोल मॉडल बनना है अपने स्टूडेंट्स के लिए। एक गोल सेट करना और इम्प्रूवमेंट पर नजर रखना। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। आप अगर अभी तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल आपने एलटी का भरा होगा, नहीं हुआ, तो आपने इस बार कुछ इम्प्रूव की होंगी चीजें और आप फिर से तैयारी में जुड़ गए हैं। तो ये क्या है, हमेशा जो है एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि पिछली बार मैंने ये छोड़ दिया था तो इस बार ये पढ़ रहा हूँ। अब खुदा ना खास किसी का सिलेक्शन अभी ना हो, होपफुली आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरी यही उम्मीद है। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता या कोई फर्स्ट बार अभी एलटी अटेम्प्ट कर रहा है, उसकी तैयारी इतनी प्रिपेयर नहीं हो पाती, तो फिर से अपना गोल सेट करेगा और इम्प्रूवमेंट करके आगे बढ़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर इस बार जो एलटी फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहे हैं अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप जिस दिन एग्जाम हुआ, पेपर रिजल्ट निकला, उसके बाद से दोबारा तैयारी पे जुड़ जाना। अगर आप सोचेंगे कि बाद में तैयारी कर लेंगे तो आप फंस सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है। एक शिक्षक अपनी क्लास में लगातार नए नए गोल सेट करते रहते हैं और वे अपने स्टूडेंट्स को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। वे इन लक्ष्यों को हर छात्रों की क्षमताओं का ध्यान रखते हैं। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना टीचर के लिए बहुत जरूरी है। तो टीचर, आप लोग सब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है टीचिंग में ही होंगे जो एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके नए नए एम रोज बदलते रहते हैं। और साथ में जो है आप क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए मदद करेंगे और अलग अलग क्षमता वाले बच्चे को अलग अलग तरह से ट्रीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, स्कूली कार्यक्रमों का आयोजन। आज की डेट में गतिविधि और एक्टिविटीज और जो आपकी कल्चरल प्रोग्राम है उनका आयोजन करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। शिक्षक सिर्फ पढ़ाने का ही काम नहीं करता है, वह अपने स्टूडेंट के लिए स्कूल में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज, इवेंट्स का भी आयोजन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें खेल की संबंधित होगी, पेंटिंग संबंधित हो सकती है, सेमिनार हो सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं। तो एक शिक्षक सिर्फ बच्चों को पढ़ाता ही नहीं, वह विभिन्न कार्यक्रमों और सम्मेलनों में भी अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको जो है विद्यार्थियों को साथ लेके आगे बढ़ना है और अपने स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, लीड करना है। आगे बढ़ते हैं, टीचर के अंदर मौजूद स्किल्स। मेन रोल ऑफ टीचर्स क्या क्या होना चाहिए, देखिए। तो पहले क्या है, टीचर के पास आमतौर पर विभिन्न प्रकार के स्किल्स होती हैं
जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम बनाती हैं। इनमें प्रमुख रूप से छात्रों को निर्देश देना, लेसन प्लान बनाना, अभिभावकों के साथ बातचीत करना शामिल है। यह कुछ प्रकार की स्किल्स बता रहे हैं जो एक टीचर में रहती है। जैसे पहली है सोचने की बेहतरीन क्षमता। एक टीचर के अंदर जो है थिंकिंग पावर होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है थिंकिंग पावर होना, सोचने की क्षमता होना। एक शिक्षक के अंदर सोचने की बेहतरीन क्षमता होती है और वे इसका उपयोग छात्र के सर्वोत्तम हित के लिए करते हैं, क्योंकि ये सीखने की एक टेक्निक जानते हैं। देखिए, अगर एक टीचर है तो उसे पता है कि किस तरह से किसको सिखाया जा सकता है। छात्रों के विकास के लिए सुरक्षित और अच्छे माहौल को बनाने के लिए इस स्किल का प्रयोग करता है। आप अगर सोचने की एक बेहतरीन क्षमता रखते हैं तो आप अपने बच्चों को अलग अलग तरह से माहौल दे सकते हैं और अलग अलग टेक्निक से जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दूसरी स्किल है, देखिए, अद्भुत धैर्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न ऐसे बनेगा, देखिए, कि कोई बच्चा आपकी क्लास में जब आप पढ़ा रहे थे तो टेबल में खड़े हो गए, तो आप उसको किस तरह से पनिश करेंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ पूछी जाती हैं इस स्किल से। तो धैर्य होना जरूरी है। एक कक्षा में छात्रों की अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बौद्धिक क्षमताएं और सीखने की क्षमता होती है। अलग अलग तरह से बैकग्राउंड से आते हैं। हो सकता है आपकी क्लास में, अगर आप सरकारी अध्यापक बन रहे हैं, तो आपकी क्लास में तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के बच्चे आएंगे। अलग अलग तरह से हो सकता है कोई एक बेरोजगार का बच्चा हो सकता है कोई लेबर करने वाले बच्चा हो, तो अलग अलग माहौल से आएगा। उसकी जो है, इससे टीचर बहुत ही पेशेंस वाला होना चाहिए और अपने छात्रों के बीच अंतर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस स्किल के माध्यम से भी समझते हैं कि एक क्लास के अंदर छात्रों के बीच होने वाले मतभेदों को कैसे समझाया जा सकता है या दूर किया जा सके। कभी कभी आपस में जो है गुटबाजी हो जाती है, तो उसको भी दूर करना है। छात्रों की यूनिक पर्सनैलिटी को अपनी इस क्षमता के माध्यम से उभारने का काम करता है। तो एक शिक्षक को जो है धैर्य रखना जरूरी है। आपको हो सकता है क्लास में कोई ऐसा भी मिले, जैसे आप अगर मैथ्स के टीचर हैं तो किसी को काउंटिंग ही नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं पढ़ाएंगे, उसको भी आपको पढ़ा के चलना है और उसको भी पढ़ाना है जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे रहा है। अगर आप एक म्यूजिक के शिक्षक हैं तो किसी को तबले पे हाथ रखना भी नहीं आ रहा है, उसको भी आपने सिखाना है। और कोई आपसे अच्छा तबला बजा दे रहा है, उसको भी आपने सिखाना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका सामंजस्य आप तभी बिठा पाएंगे जब आप अद्भुत धैर्य वाले होंगे। फिर बात करते हैं बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल की। बातचीत की अनोखी कला के माध्यम से, देखिए, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए एक टीचर की। आपके शब्दों में धैर्य, गंभीरता और शुद्धता होनी चाहिए। अब आप पढ़ा तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन बच्चे को ऐसी भाषा में पढ़ा रहे हैं कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये दिक्कत होती है। तो इस कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। बातचीत की अनोखी कला के माध्यम से एक शिक्षक अपने स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को सिखा सकते हैं। इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल एक टीचर की बहुत मदद करती है। शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाते समय अपने व्यवहार और पढ़ाने के तरीके लेकर बहुत सतर्क रहता है। शिक्षक छात्रों से बातचीत करते समय सीधा खड़ा रहता है, आंखों में सीधे देखकर बात करता है, मुस्कुराता रहता है, जिससे छात्रों में एक विश्वास बढ़ता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। आप क्लास में टेढ़े खड़े मत हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बेंच के सहारे खड़े हो रहे हैं। सीधे खड़े रहना है, आंखों में सीधे देखकर बात करनी है जिससे आप बात कर रहे हैं, और मुस्कुराते रहना है। अब ऐसा भी नहीं कि आप 24 घंटे मुस्कुरा ही रहे हैं, लिमिटेशंस के अंदर, ताकि बच्चे को आपके ऊपर विश्वास बना रहे। आगे बात करते हैं, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्किल की। ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षकों को अपनी कक्षा में पुस्तकों और अन्य जरूरी संसाधनों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी ना हो। शिक्षक फोल्डर और बाइंडर बनाए रखते हैं और वे विभिन्न छात्रों को अध्ययन सामग्री, रिपोर्ट, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट मेंटेन करते हैं। देखिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होना चाहिए। आपके पास क्या होनी चाहिए, शिक्षक जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड सारा नॉलेज, साथ में जो है उससे रिलेटेड कंटेंट आपके पास ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट स्किल। शिक्षक हो या कोई भी व्यक्ति हो, ये तो सारे व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होती है टाइम मैनेजमेंट स्किल। इसमें क्या है कि कक्षा की जिम्मेदारियां कक्षा के बाहर भी होती हैं। टाइम मैनेजमेंट के साथ में तर्क लाइफ को संतुलित बनाकर छात्रों के लिए अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। वे अपने टाइम सेट कर सकते हैं और उनको व्यायाम करने या अन्य पर्सनल एक्टिविटीज में भी भाग लेने का समय मिल जाता है। तो हर चीज में देखिए, ऐसा नहीं हो कि
जो टीचर है वो एक ही काम कर रहा हो, अपनी टीचिंग भी कर रहा हो, बाकी चीजें भी हैं, उसका पारिवारिक जीवन भी है, और वो है जो है अपने कार्यों को सभी तरह से डन कर दे, टाइम पे कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, स्किल्स जो होनी चाहिए टीचर्स में। बाकी मैं इस वीडियो में आपको ज्यादा चीजें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर शिक्षक बनने जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर इन बिल्ड होंगी। तो ये फालतू की बकवास होगी अगर मैं आपको बहुत अच्छी बाकी चीजों को डिटेल से बताने की कोशिश करूँ तो। बस आपको देखेगा, एक शिक्षक होने के नाते जब भी आप अपनी चीजों का आंसर देंगे तो आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखेगा। हर क्वेश्चन का आंसर इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर ही देना है। व्यक्तिक भिन्नता मीन्स बच्चे हर तरह के आपको मिलेंगे, आपको प्रश्न भी यही इंडिविजुअल डिफरेंस से देखने को मिलेगा अपने एलटी के एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं आज के एमसीक्यू की तरफ। बताइए कौन सा संगठन शिक्षा नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देता है। शिक्षा नियोजकों और प्रशासकों को ध्यान रखेगा, ना कि टीचर्स को। एनसीईआरटी, निपा, एनआईई, एनसीटीई। ध्यान रखिएगा, मैं अगेन कह रहा हूँ, शिक्षा नियोजकों और प्रशासकों को देता है। तो एनसीटीई मत लगा दीजिएगा, इसका सही आंसर है आपके पास निपा यानी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए, आपने निरीक्षण पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अब बताइए कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। कार्यालय अभिलेखों की जांच करना, विद्यालय के आंतरिक प्रशासन पर नियंत्रण करना, विद्यालय की रिपोर्ट तैयार करना, या विद्यालय में सुधारात्मक परिवर्तन होना। तो देखिए, निरीक्षण किस लिए किया जाता है, ताकि कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाए जाएं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विद्यालय में सुधारात्मक परिवर्तन के लिए। आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। कुशल विद्यालय प्रशासन निर्भर करता है शिक्षक पर, प्रधानाचार्य पर, प्रबंध प्रबंध समिति पर, विद्यालय कार्यालय पर। कुशल विद्यालय प्रशासन किस पर निर्भर करता है। शिक्षक पर, प्रधानाचार्य पर, प्रबंध समिति पर, विद्यालय कार्यालय पर। अब बहुत सारे लोग इसका आंसर प्रबंध समिति दे रहे होंगे, लेकिन वो है गलत। इसका सही आंसर है प्रधानाचार्य पर। देखिए, विद्यालय का जो हेड होता है, मैंने आपको बताया, वो होता है प्रधानाचार्य, और प्रधानाचार्य के अंदर ही सारे लोग आते हैं, चाहे वो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हो, प्रबंधन समिति के लोग हों, या शिक्षक हों, या विद्यालय कार्यालय में कार्य करने वाले लोग हों। तो जब तक नेतृत्व अच्छा नहीं होगा तब तक आप कुशल प्रशासक नहीं बन सकते। तो कुशल प्रशासन चलाने के लिए कुशल प्रशासक का होना जरूरी है, और वो कुशल प्रशासक होता है प्रधानाचार्य। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। कौन सी पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है। लॉजिकल थिंकिंग कौन बढ़ाएगी। निबंध, अभिनय, खेलकूद, वाद विवाद। तो देखिए, अभिनय से तो इतना बढ़ेगा नहीं लॉजिकल पावर, खेलकूद से भी लॉजिकल पावर बढ़ने का संबंध नहीं होता है, और निबंध से भी नहीं होता है। लॉजिकल मीन्स उसी टाइम सोचने की क्षमता विकास करता है आपका वाद विवाद। वाद विवाद में क्या होता है, आपको तुरंत चीजों को सोच के और आंसर देना होता है। अब आपको नहीं पता होता कि सामने से क्या कोई बोल देगा, तो उसके कंटेस्ट में आपको अगेंस्ट में या उसके फेवर में कैसे बात करनी है, वो आपकी तर्क शक्ति को विकसित करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। तो ये थे आज के प्रश्न और आज की क्लास, आपके अपने लेवल से है टीचर के लिए। आप एक अच्छे शिक्षक बने, इसी शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट, गुड बाय। बने रहिए आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज के साथ।